नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 11th के अंतर्गत एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की किताब है उसका यह पाठ संस्कृतियों का टकराव पढ़ेंगे। संस्कृतियों का टकराव, सभ्यता और संस्कृति जब विकसित होती है तो इतिहास इस बात की गवाही देता है कि हमारे समाज में, इस दुनिया में संस्कृतियों का टकराव भी आपस में हुआ है, अतीत में भी, और यह घटना आज भी हो रही है। एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से अपने आप को श्रेष्ठ समझने का प्रयास करती है और इसके परिणाम स्वरूप टकराव होते हैं जो कभी कभी अच्छे होते हैं तो कभी कभी बहुत भयावह होते हैं। तो इन्हीं तथ्यों के आधार पर आपके समक्ष ये पाठ प्रस्तुत है और मेरे इस चैनल पे आपको हिस्ट्री एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक अपलोड किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्टैंडर्ड 6, 7, 8, 9, 10 का सारा पाठ अपलोड हो चुका है। ये 11th का चल रहा है, इसके बाद 12th अपलोड होगा। तो प्लीज़ कंटिन्यू व्यूइंग। आप इस चैनल को देखते रहें। कुछ कमेंट करने के लायक बात लगे तो कमेंट भी करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 11th एनसीईआरटी हिस्ट्री। ये चैप्टर 8 है आज का। टाइटल ऑफ द चैप्टर इज संस्कृतियों का टकराव। हम इस अध्याय में 15वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप वासियों और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच हुए संघर्ष के कुछ पहलुओं पर विचार किया जाएगा। इस अध्याय में क्या होगा तो 15वीं से 17वीं शताब्दियों के दौरान यूरोप वासियों और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच हुए संघर्ष के कुछ पहलुओं पर विचार किया जाएगा। इस अवधि में यूरोप वासियों ने ऐसे देशों के व्यापारिक भागों को खोज के लिए अज्ञात महासागरों में साहसपूर्ण अभियान किए, जहां से वे चांदी और मसाले प्राप्त कर सकते थे। इस काम को सर्वप्रथम स्पेन और पुर्तगाल के निवासियों ने शुरू किया। उन्होंने पोप से उन प्रदेशों पर शासन करने का अनन्य अधिकार प्राप्त कर लिया जिन्हें वे भविष्य में खोजेंगे। स्पेन के शासकों के तत्वावधान में इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में पूर्व की ओर यात्रा करते करते जिन प्रदेशों में पहुंचा उन्हें उसने इंडीज, भारत और भारत के पूर्व में स्थित देश जिनके बारे में उसने मार्को पोलो की यात्रा वृत्तांतों में पढ़ रखा था, समझा। बाद में हुई खोजों से पता चला कि नई दुनिया के इंडियन वास्तव में भारतीय नहीं बल्कि अलग संस्कृतियों के लोग थे और वे जहाँ रहते थे वह एशिया का हिस्सा नहीं था। उस समय उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में दो तरह की संस्कृतियों के लोग रहते थे। एक ओर कैरिबियन क्षेत्र था तथा ब्राज़ील में छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्थाएं थीं। दूसरी ओर विकसित खेती और खनन पर आधारित शक्तिशाली राजतांत्रिक व्यवस्थाएं थीं। मैक्सिको और मध्य अमेरिका के एज़टेक और माया समुदाय और पेरू के इंका समुदाय के समान यहाँ भव्य वास्तुकला थी। दक्षिण अमेरिका की खोज और बाद में बाहरी लोगों का वहाँ बस जाना वहाँ के मूल निवासियों और उनकी संस्कृतियों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। इसी से दास प्रथा की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत यूरोपवासी अफ्रीका से गुलाम पकड़कर या खरीदकर उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका की खानों तथा बागानों में काम करने के लिए बेचने लगे।
अमेरिका के लोगों पर यूरोप वासियों की विजय का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि अमेरिकी लोगों की पांडुलिपियों और स्मारकों को निर्ममता पूर्वक नष्ट कर दिया गया। इसके बाद 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में जाकर ही मानव विज्ञानियों द्वारा इन संस्कृतियों का अध्ययन प्रारंभ किया गया और उसके बाद पुरातत्वविदों ने इन सभ्यताओं के भग्नावशेषों को खोज निकाला। सन 1911 में इंकाई शहर माचू पिच्चू को फिर से खोज की गई। हाल में हवाई जहाज से लिए गए चित्रों से पता चला है कि वहां और भी कई शहर थे जो अब जंगलों से ढके हुए हैं। हम अमेरिका के मूल निवासियों तथा यूरोप वासियों के बीच हुई मुठभेड़ों के बारे में मूल निवासियों के पक्ष को तो अधिक नहीं जानते, पर यूरोपीय पक्ष को विस्तार पूर्वक जानते हैं। जो यूरोपवासी अमेरिका की यात्राओं पर गए, वे अपने साथ रोजनामचा, लॉग बुक और डायरियां रखते थे, जिसमें वे अपनी यात्राओं का दैनिक विवरण लिखते थे। हमें सरकारी अधिकारियों एवं जेसुइट धर्म प्रचारकों के विवरणों से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन यूरोप वासियों ने अपनी अमेरिका की खोज के बारे में जो कुछ विवरण दिया है और वहाँ के देशों के जो इतिहास लिखे हैं, उनमें यूरोपीय बस्तियों के बारे में ही अधिक और स्थानीय लोगों के बारे में बहुत कम या न के बराबर ही लिखा गया है। अनेक जन समुदाय उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका और निकटवर्ती द्वीप समूहों में हजारों वर्षों से रहते आए थे और एशिया तथा दक्षिणी सागर के द्वीपों से जाकर लोग वहां बसते रहे थे। दक्षिणी अमेरिका घने जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ था। आज भी उसके अनेक भाग जंगलों से ढके हैं और दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन मीलों तक वहाँ के घने जंगली इलाकों से होकर बहती है। मध्य अमेरिका में समुद्र तट के आसपास के क्षेत्र और मैदानी इलाके घने बसे हुए थे, जबकि अन्यत्र सघन वनों वाले क्षेत्रों में गांव दूर दूर स्थित थे। अरावाकी कैरिबियन द्वीप समूह और ब्राजील के जन समुदाय। कैरिबियन द्वीप समूह और ब्राजील के जन समुदाय। अरावाकी लुकायो समुदाय के लोग, ये समुदाय है। लोग कैरिबियन सागर में स्थित छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप समूहों, जिन्हें आज बहामा कहा जाता है, और बृहत्तर एंटीलीज में रहते थे। कैरिबी नाम के एक खूंखार कबीले ने उन्हें लघु एंटीलीज प्रदेश से खदेड़ दिया था। इनके विपरीत अरावाक लोग ऐसे थे जो लड़ने की बजाय बातचीत से झगड़ा निपटाना अधिक पसंद करते थे। वे कुशल नौका निर्माता थे। वे पेड़ के खोखले तनों से बनी डोंगियां बनाते थे और डोंगियों में बैठकर खुले समुद्र में यात्रा करते थे। वे खेती, शिकार और मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। खेती में वे मक्का, मीठे आलू और अन्य किस्म के कंदमूल और कसावा उगाते थे। अरावाक संस्कृति के लोगों का मुख्य सांस्कृतिक मूल्याधार यह था कि वे सब एक साथ मिलकर खाद्य उत्पादन करें और समुदाय के प्रत्येक सदस्य को भोजन प्राप्त हो। वे अपने वंश के बुजुर्गों के अधीन संगठित रहते थे। उनमें बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। वे जीववादी थे। अन्य अनेक समाजों की तरह अरावाक समाज में भी शमन लोग कष्ट निवारकों और इहलोक तथा परलोक के बीच मध्यस्थों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। अरावाक लोग सोने के गहने पहनते थे, पर यूरोप वासियों की तरह सोने को उतना महत्व नहीं देते थे। अगर कोई यूरोपवासी
उन्हें अगर कोई यूरोपवासी सोने के बदले में कांच के मनके दे देता था तो वे खुश होते थे, क्योंकि उन्हें कांच का मनका ज़्यादा सुंदर दिखाई देता था। उनमें बुनाई की कला बहुत विकसित थी। हैमक यानी झूले का इस्तेमाल उनकी एक विशेषता थी जिसे यूरोपीय लोगों ने बहुत पसंद किया। अरावाकों का व्यवहार बहुत उदारतापूर्ण होता था और वे सोने की तलाश में स्पेनी लोगों का साथ देने के लिए सदा तैयार रहते थे। लेकिन आगे चलकर जब स्पेन की नीति क्रूरतापूर्ण हो गई तब उन्होंने उसका विरोध किया, परंतु उन्हें उसके विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़े। स्पेनी लोगों के संपर्क में आने के बाद कोई 25 साल के भीतर ही अरावाकों और उनकी जीवन शैली का लगभग सत्यानाश ही हो गया। तुपिनाम्बा कहे जाने वाले दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट पर और ब्राज़ील नामक पेड़ों के जंगलों में बसे हुए गांवों में रहते थे। ब्राज़ील पेड़ के नाम पर ही इस प्रदेश का नाम ब्राज़ील पड़ा। वे खेती के लिए घने जंगलों का सफाया नहीं कर सके, क्योंकि पेड़ काटने का कुल्हाड़ा बनाने के लिए उनके पास लोहा नहीं था। ब्राज़ील के लोगों के पास लोहा नहीं था। ब्राज़ील पेड़ का नाम है, इसी के नाम पर देश का नाम पड़ा ब्राज़ील। लेकिन उन्हें बहुतायत से फल, सब्जियां और मछलियां मिल जाती थीं, जिससे उन्हें खेती पर निर्भर नहीं होना पड़ा। जो यूरोपवासी उनसे मिले वे उनकी खुशहाल आज़ादी को देखकर उनसे ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि वहाँ न कोई राजा था, न सेना और न ही कोई चर्च था जो उनकी ज़िंदगी को नियंत्रित कर सके। ब्राज़ील में न कोई राजा, न कोई सेना, न कोई चर्च। मध्य और दक्षिणी अमेरिका की राज्य व्यवस्थाएं। अब मध्य और दक्षिणी अमेरिका की राज्य व्यवस्थाओं के विषय में अध्ययन किया जाएगा। कैरिबियन ब्राज़ील क्षेत्रों के विपरीत मध्य अमेरिका में कुछ अत्यंत सुगठित राज्य थे। वहाँ मक्के की उपज उनकी आवश्यकता से अधिक होती थी, जो एजाटेक, माया और इंका जन समुदायों की शहरीकृत सभ्यताओं का आधार बनी। इन शहरों की भव्य वास्तुकला के अवशेष आज भी आगंतुकों को मुग्ध कर देते हैं। एज़टेक जन 12वीं शताब्दी में एज़टेक लोग उत्तर से आकर मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में बस गए थे। इस घाटी का यह नाम उनके मैक्सिली नामक देवता के नाम पर पड़ा। मैक्सिली देवता। उन्होंने अनेक जनजातियों को परास्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया और उन पराजित लोगों से नजराना वसूल करने लगे। एज़टेक समाज श्रेणीबद्ध था। अभिजात वर्ग में वे लोग शामिल थे जो उच्च कुलोत्पन्न पुरोहित थे अथवा जिन्हें बाद में यह प्रतिष्ठा प्रदान कर दी गई थी। पुश्तैनी अभिजातों की संख्या बहुत कम थी और वे सरकार, सेना तथा पौरोहित कर्म में ऊंचे पदों पर आसीन थे। अभिजात लोग अपने में से एक सर्वोच्च नेता चुनते थे जो आजीवन शासक बना रहता था। राजा पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। योद्धा, पुरोहित और अभिजात वर्गों को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था, लेकिन व्यापारियों को भी अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। उन्हें अक्सर सरकारी राजदूतों और गुप्तचरों के रूप में सेवा करने का मौका दिया जाता था। प्रतिभाशाली शिल्पियों, चिकित्सकों और विशिष्ट अध्यापकों को भी आदर की दृष्टि से देखा जाता था। चूंकि एज़टेक लोगों के पास भूमि की कमी थी, इसलिए उन्होंने भूमि उद्धार, जल में से जमीन लेकर इस कमी को पूरा करना भूमि उद्धार किया। सरकंडे की बहुत बड़ी चटाइयाँ बुनकर और उन्हें मिट्टी तथा पत्तों से ढककर उन्होंने मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू बनाए, जिन्हें चिनाम्पा कहते थे। इन अत्यंत उपजाऊ द्वीपों के बीच नहरें बनाई गईं, जिन पर 1325 में एज़टेक राजधानी टेनोक्टिट्लान
का निर्माण किया गया, जिसके राजमहल और पिरामिड झील के बीच में खड़े हुए बड़े अद्भुत लगते थे। चूंकि एज़टेक शासक अक्सर युद्ध में लगे रहते थे, इसलिए उनके सर्वाधिक भव्य मंदिर भी युद्ध के देवताओं और सूर्य भगवान को समर्पित थे। साम्राज्य ग्रामीण आधार पर टिका हुआ था। लोग मक्का, फलियां, कुम्हड़ा, कद्दू, कसावा, आलू और अन्य फसलें उगाते थे। भूमि का स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष का न होकर कुल कुल क्लैन खानदान कुल क्लैन के पास होता था। जो सार्वजनिक स्कूल को बोलते हैं खानदान या परिवार के पास होता था, जो सार्वजनिक निर्माण कार्यों को सामूहिक रूप से पूरा करवाता था। यूरोपीय कृषि दासों जैसे खेतिहर लोग अभिजातों की जमीनों से जुड़े रहते थे और फसल में से कुछ हिस्से के बदले उनके खेत जोतते थे। गरीब लोग कभी कभी अपने बच्चों को भी गुलामों के रूप में बेच देते थे, लेकिन यह बिक्री आमतौर पर कुछ वर्षों के लिए ही की जाती थी और गुलाम अपनी आज़ादी फिर से खरीद सकते थे। एज़टेक लोग इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनके सभी बच्चे स्कूल अवश्य जाएं। कुलीन वर्ग के बच्चे कालमेकॉक में भर्ती किए जाते थे, जहां उन्हें सेना अधिकारी और धार्मिक नेता बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। बाकी सारे बच्चे पड़ोस के तेपोकल्ली स्कूल में पढ़ते थे, जहां उन्हें इतिहास, पुराण, मिथकों, धर्म और उत्सवी गीतों की शिक्षा दी जाती थी। लड़कों को सैन्य प्रशिक्षण, खेती और व्यापार करना सिखाया जाता था और लड़कियों को घरेलू काम धंधों में कुशलता प्रदान की जाती थी। 16वीं शताब्दी के शुरू के सालों में एज़टेक साम्राज्य में अस्थिरता के लक्षण दिखाई देने लगे। यह स्थिति हाल ही में जीते गए लोगों में उत्पन्न असंतोष के कारण पैदा हुई, जो केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होने के अवसर खोजने लगे। अब माया लोगों के विषय में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।